सभी के लिए मैंने एक लाइन बोलना चाहूंगी। जितने भी बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप ये सोच के पढ़ लीजिए कि हाँ, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा हो। सो हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। और जो मेरी आने वाली वीडियो है, आप उस पर भी ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप सभी के लिए और वीडियो अपलोड कर सकूं। तो मैंने जो वीडियो 2 दिन पहले डाली थी, उसमें मेरे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे हैं कि हम काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं पर फिर भी हमारा रिजल्ट बहुत खराब रह रहा है। तो आप अपना जो आपका वीक पॉइंट है ना, उसे पकड़िए। जैसे कि मेरा वीक पॉइंट क्या था कि मैंने उत्तराखंड हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर रही थी, बट मेरा जीएस मैंने पढ़ रखा था पर पढ़ा हुआ जीएस नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड मतलब पता नहीं, उत्तराखंड का जो सिलेबस है ना, जितने भी बच्चे अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होंगे तो वो देखना, आप बहुत इजी क्वेश्चन ना पूछ के बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो कहीं से भी उठा के दे रहे हैं। तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। जीएस जितना है आप डीप पढ़िए और फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन उठाइए और टिक मार्क वाले जो होते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं। जब मैंने उत्तराखंड पुलिस की तैयारी की थी तो उस टाइम मेरा पहला पेपर था और मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और इतने सारे यूट्यूब चैनलों की वीडियो देख ली थी ना मैंने, कि मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि मुझे उन लोगों ने ये बोल रखा था यूट्यूब चैनल में, आपको पता ही है क्या है, कि वो वीडियो को ये बोलते हैं कि जितने क्वेश्चन आए उतने कीजिए, जितने क्वेश्चन आए उतने कीजिए। अब आप पेपर में ये नहीं बोलूंगी कि जितने क्वेश्चन आए उतने कीजिए। पूरे अगर आपको लग रहे हैं कि आपके 72 सही है तो आप 20 क्वेश्चन ऐसे करके आइए कि जी हाँ, आपके डाउटफुल 50-50 है। अगर उसमें से 10 भी सही चलेगा तो आपका नाम आराम से आ जाएगा। मेरे साथ गलती क्या हुई थी कि मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 61 नंबर आ रहे थे, 61-63 नंबर आ रहे थे और बाकी मेरे माइनस मार्किंग में कट गए। दिक्कत वहां पे था। अगर मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते तो शायद अभी मैं पुलिस मतलब मेरी पुलिस में भर्ती हो चुकी होगी। पुलिस का पेपर बहुत ज्यादा इजी आ रखा था, उत्तराखंड वो बहुत ज्यादा इजी दे रहे, तो मतलब उत्तराखंड में आप आराम से, अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी उत्तराखंड पढ़ ले तो 35 नंबर आराम से लेके आ सकता है। और हिंदी ऐसा है नहीं, अगर हम हिंदी स्कूल से पढ़ रहे हैं, अगर हमारी हिंदी भाषा है तो ऐसा भी नहीं है कि हम हिंदी में आराम से 12 से 13 नंबर ला सकते हैं। मेन पॉइंट हमारा क्या बचता है, जीएस बचता है। जीएस में हमारा 40 नंबर का जीएस आ रहा है, जिसमें 10 नंबर की तो रीजनिंग दे दे रहे और 30 नंबर का जीएस दे दे रहे। और मेन पॉइंट क्या हो रहा है, करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 1 साल से उत्कर्ष क्लासेस की मतलब क्लास ले रही हूँ, करंट अफेयर मेरा एक भी नहीं छूटा था। बट जीएस में वो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन उठा के दे रहे कि जिससे मेरे माइनस मार्किंग की वजह से मेरे नंबर कट गए थे। तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे नंबर कट गए, कुछ नहीं कटा। क्या पता मेरे लिए और इससे अच्छी जॉब लिखी हो तो, या इससे खराब जॉब लिखी हो, तो मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ। बाकी आपको मैं यही बोलूंगी कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ नेक्स्ट साल हो जाएगा। और ये नहीं सोचिए कि क्या होगा। तो आप सभी के लिए मैंने एक लाइन बोलना चाहूंगी। जितने भी बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप ये सोच के पढ़ लीजिए कि हाँ, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा हो जाएगा कि हाँ, पेपर कैसा आता है, आपके आने वाली पीढ़ियों को आप समझा सकेंगे। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था कि जो हमें मत बता सके कि सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हमने खुद ही किया। रनिंग की तैयारी जो भी था, पहले मैं सीआरपीएफ की भर्ती के लिए गई थी तो उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाइट वीट भी मांगते हैं। बस फॉर्म भरा था, डेट आ गई थी और चली गई थी मैं। सीआरपीएफ में क्या हुआ कि पहले तो उन्होंने रनिंग कराया, सब चीज करवाया और शाम के 6 बजे उन्होंने हाइट नापी। तो ये मुझे उस टाइम पता नहीं था, फिर धीरे धीरे पता चला कि हाइट भी होता है, वेट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तब जाके फिजिकल की तैयारी की। फिजिकल की तैयारी के लिए आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने 12th पास आउट किया था ना, तब से मैं आर्मी की तैयारी कर रही थी। आपको भी पता है कि गर्ल्स की 100 भर्तियां जो आ रही थी, वो आ रही थी 2018 में आ रही थी या 2019 में ऐसी समथिंग आ रही थी। उस टाइम मेरा 12 हुआ था, तो उसके लिए मैं यूथ फाउंडेशन कैंप भी गई थी और मैंने बहुत रनिंग की थी। आपको विश्वास भी नहीं होगा, मतलब मैं धूप में 2-2 बजे रनिंग करने के लिए जाती थी। खैर मैं अभी भी जाती हूँ पुलिंडा रनिंग करने के लिए, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और उस टाइम परसेंटेज का कोई इश्यू हो गया था। तो कोई बात नहीं, अगर हम किसी चीज के लिए अगर हम बोलते हैं ना कि हाँ, हमें वो चीज चाहिए, तो उसके लिए हमें कोई भी चीज करना पड़े तो हम कर गुजरते हैं। तो आप यही सोच के प्रयास करते रहिए कि हाँ, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर होगा।
अगर ये होता है कि हमारे मम्मी पापा की, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, उनको एक होप रहती है हम लोगों से कि हाँ शायद हम ना कर पाए तो हमारा बच्चा ये जरूर कर दिखाएगा। और सरकारी नौकरी आप लोगों को पता है कि अगर परिवार में एक की सरकारी नौकरी लग जाती है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाता है। तो आप लोगों सभी को यही बोलूंगी कि आप अच्छे से प्रयास कीजिए, डिमोटिवेट ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उत्तराखंड के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा परमार चंद हो गया और गोरखा शासनकाल हो गया, टिहरी रियासत, ब्रिटिश शासनकाल, तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बाकी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो ये देख सकते हैं उत्तराखंड का इतिहास, मतलब इसमें मैंने पूरा मतलब नोट्स बना रखा है। ये देखिए पूरा, तो इधर का मैंने दिखाया नहीं, इधर का दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये उत्तराखंड का इतिहास है जो कि मैंने अच्छे से बता रखा है। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया। फिर उसमें भी प्रागैतिहासिक काल में कैसे बांट रखा है, जिसमें प्राचीन उत्तराखंड की प्राचीन जातियां हो गई, कुड़िंद वंश हो गया। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मतलब आप मुझसे कहीं से भी पूछ लीजिए, ये उत्तराखंड का इतिहास मैंने इतना अच्छे से डीप पढ़ रखा है ना कि मतलब कोई लिमिट नहीं है। मैं इसका हर कोई, अगर आप मुझसे वैसे भी खड़े खड़े इसका कुछ भी पूछ लेंगे तो मैं बता सकती हूँ। देखिए मलारी गांव ये हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से एक नंबर का दे देते हैं। तो ये हो गया। और ये ऋग्वेद में क्या हो गया, उत्तराखंड की ऐतिहासिक जनजातियां कोल हो गई। फिर कोल के बाद किरात आए और किरातों के बाद देखिए खस आते हैं, ठीक है। और फिर हमारा देखने को मिलता है कुड़िंद वंश के बारे में। तो कुड़िंद वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कुड़िंद वंश की जानकारी हमें 3 चरणों से देखने को मिलती है। एक हो गया कालसी अभिलेख से, दूसरा देखिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पे, कालसी अभिलेख से, एक महाभारत से देखने को मिलती है, और तीसरा उनकी जो सिक्के थे, उनके जो मुद्राएं थी उनसे पता चल रही है। इनकी मुद्राएं भी 3 प्रकार की देखने को मिलती है, अल्मोड़ा प्रकार की, अमुक भित्ति प्रकार की और छात्रेश्वर प्रकार की देखने को मिलती है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में कुड़िंद चल जाते हैं, बहुराजकता काल आ जाता है। ये देख सकते हैं जिसमें मौर्य हो गए, सुंग हो गए, सुंगों के बाद शक आते हैं, शकों के बाद कुषाण, कुषाणों के बाद गुप्त वंश, गुप्त के आगे भी आते हैं पौरव वंश देखने को मिलता है, पौरव वंश के बाद मौखरी वंश, और मौखरी वंश के बाद वर्धन वंश, और वर्धन वंश के बाद जो आता है वो आता है हमारा कार्तिकेयपुर वंश देखने को मिलता है। तो सुंग वंश जो देखने को मिलता है ये अंबारी गांव से इनके बारे में पता चलता है। शकों के प्रमाण हमें कहाँ से पता चलते हैं, तो शकों के प्रमाण हमारे जितने भी सूर्य मंदिर हो गए उनसे पता चलता है। जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर हो गया, दिखाती हूँ मैं आपको, कटारमल का हो गया, पलेठी का सूर्य मंदिर हो गया, जितने भी सूर्य मंदिर हो गए। कुषाण वंश के बारे में क्या है, सुना होगा आपने, मुनि की रेती। हाँ ये देखिए मुनि की रेती, जहाँ पे 2 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद हमारा गुप्त वंश देखने को मिलता है, ये छंगलेश वंश वाला, ये हमारे यूकेपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था, गुप्त वंश देखने को मिलता है। गुप्त वंश के बाद आगे देखिए पौरव वंश। इनके पौरव वंश के बारे में जो है ये 2 जगहों से पता चलता है। पहला एक आता है हमारा CU की बुक है, उसमें से पता चलता है, जो कि हैंगसंग के द्वारा लिखी गई थी। और दूसरा आता है वाई के गुप्ता की 1914 में जो खोजी गई थी, वो संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक आती है, उसका नाम क्या था, तालेश्वर अभिलेख। तालेश्वर अभिलेख में 5 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें विष्णु वर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन सेकंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ये भी पूछा गया था हमारे पेपर में। तो ये सारी चीजें मैंने मतलब नोट डाउन कर रखी है और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैसे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमारा कहाँ से पता चलता है, तो ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से पता चलता है, जिसमें 14 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 22वें इनकी राजधानी जब शुरू में रहती है वो कहाँ रहती है, तो ये भी बताया गया है। फिर उसके बाद 22वें नंबर का एक राजा था जिसका नाम क्या था, अशांति देव रहता है, वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, तो वेजनाथ ले जाता है। और सबसे अंतिम राजा कौन रहता है, तो बीरमदेव रहता है। बीरमदेव जिसको क्या कहा जाता है, बीरमदेव किसका, मालूसाई का बेटा रहता है, मालूसाई दामूसाई का। तो ये सारी कहानियां रहती है। फिर उसके बाद हमारा परमार वंश की हो जाती है कि भानु प्रताप की 2 बेटियां रहती है। तो ये अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ अपनी एक वीडियो मतलब आप लोगों को। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।